नमस्कार। श्री हरिनारायण गोधाम की इस पावन धरा पर हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम हमारे ऋषिगण व पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई इस ऋतु के वैज्ञानिक उस पहलू को समझेंगे जो परंपरागत रूप से वह भोजन को इस ऋतु अनुसार चयनित करके बनाई गई है। इस ऋतु में वात व अग्निमंद के दोषों के कारण आयुर्वेद के अनुसार यदि समाधान के रूप में कोई चीज निकल के आती है तो वो है तेल। तेल रुचिकर होकर के हमारी भूख को बढ़ाएगा, साथ में वात दोषों को भी शांत करेगा। इसलिए इस मौसम में घी की अपेक्षा तेल विशेष लाभकारी हो जाता है। इस ऋतु को जब हम दक्षिण भारत से जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहां इस मौसम की तरह नमी रहती है इस ऋतु के अनुसार, वहां पर 12 महीने तेल खाने की परंपरा है। किंतु दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत ठंडा है, इसलिए यहां पर सरसों का तेल विशेष लाभकारी हो जाएगा और दक्षिण भारत में नारियल का तेल। किंतु हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। यदि उत्तर भारत में किसी व्यक्ति को पित्त से संबंधित रोग अधिक परेशान कर रहे हो तो ऐसा व्यक्ति भी यदि इस ऋतु में नारियल तेल प्रयोग करे तो उसके लिए विशेष लाभकारी होगा। उन्होंने पकवानों को हल्का मीठा बनाया ताकि वात का भी शमन हो जाए और अग्नि भी मंद ना पड़े। तो देखिए, इस समय सुहाड़ी, खुरमे, गुलगुले, मट्ठी, घेवर, बालूशाही इत्यादि इस समय के पारंपरिक चलन में है। क्योंकि माताओं बहनों में वात दोष या जोड़ों के दर्द अधिक आते हैं, इसलिए बुजुर्गों की कितनी सुंदर परंपरा है कि इस समय पर बहन बेटियों के यहां हम इस तरह के पकवान पहुंचाते हैं जिसको हम तीज व कोथली के स्वरूप में आज समाज में देखते हैं, ताकि हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रह सकें। आयुर्वेद के अनुसार इस समय दूध व दूध के बने हुए पकवान निषेध हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस समय कहीं भी दूध से बनी हुई मिठाई प्रयोग करने की अपेक्षा इस तरह के पकवानों का प्रयोग किया। किंतु आज की अज्ञानता व स्वाद के वशीभूत होकर के आज हम घेवर पर भी मावा लगा के खाने लगे हैं, या दूध मिठाइयां भी इस समय हम प्रयोग करने लगे हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार इस समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका उदाहरण आप इस मौसम से मिलते हुए दक्षिण भारत के नमी वाले उन क्षेत्रों से ले सकते हैं जहां आज भी वो लोग विवाह शादियों की परंपराओं के अंदर दूध से बनी हुई मिठाइयां प्रयोग नहीं करते। वहां आज भी मैदा व चावल से बनी हुई मिठाइयों का प्रचलन है, और उत्तर भारत में भी इस समय पर मैदे से बने हुए घेवर, मट्ठी व बालूशाही इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। हमारे बुजुर्ग गण कितने वैज्ञानिक थे कि उन्होंने जो हानिकारक कही जाने वाली मैदा है उसको भी कौन सा स्वरूप देख करके किस तरीके से प्रयोग में लेना है, इसका भी उन्हें गहनता से ज्ञान था, और उसको ऐसा स्वरूप दिया कि वो हमारे लिए लाभप्रद हो जाए। और इस समय पर एक विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है कि इस समय की मिठाइयों के अंदर हल्की फुलावट रहेगी, हल्की फुली हुई रहेंगी, ताकि वो डाइजेस्ट होने में हमारे लिए लाभप्रद हो। किंतु पूरी या छोले भटूरे को हम फुला हुआ तो देख रहे हैं, लेकिन वो यहां पर नुकसान करेगा। छोला भटूरा या पूरी का सेवन हम जब वातावरण में आकाश महाभूत की प्रधानता आएगी तो उस समय पर कर पाएंगे। इसी के साथ यदि चावल बनाने के बाद पानी को अलग कर दिया जाए, बिना मांड का चावल जो फूला रहे, वो चावल हमारे लिए इस ऋतु में लाभकारी रहेगा। और चावल में यदि मांड पका दिया जाए, उसी के अंदर पूरे जल को पका दिया जाए, तो वही चावल इस समय हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान दें। इसी के साथ
दक्षिण भारत में इडली सांभर डोसा वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अब इडली में भी वही बात आती है कि हल्की फुल्ली हुई, जो चीज हल्की फुल्ली हुई हो जाएगी इस समय पर, वो थोड़ी हल्की हो जाएगी, पचने में सुपाच्य हो जाएगी। और इस समय हम यदि यहां पर भी इडली डोसा का प्रयोग इस समय करना चाहें तो अवश्य हम इनका लुत्फ उठा सकते हैं। किंतु 12 महीने हर मौसम में यदि हम ये चाहें कि हमेशा कभी भी किसी भी तरह का पकवान का हम सेवन कर सकें तो ये कहीं ना कहीं हमसे पाप होगा। इस पाप का फल हमारे स्वास्थ्य की गिरावट में हमें देखने को मिलेगा। इस समय पर मसाले के रूप में हींग भी विशेष लाभकारी हो जाता है, जो वायु का शमन करता है और अग्नि को प्रज्वलित करता है, पाचन को अच्छा करता है। साथ ही इस समय पर हमें पतली दालों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे साउथ इंडिया में पतला सांभर बनाते हैं। पतली दालें पचने में सुपाच्य होती हैं और पतली दालों में भी हमें हल्की दालों का प्रयोग करना चाहिए जो पचने में आसान हो। इस समय पर दाल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस समय पर वर्षा के कारण सब्जियों की पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है, जिसके चलते दालों का प्रयोग विशेष रूप में बढ़ जाता है। साथ ही पूर्वजों द्वारा इस ऋतु में निर्मित उनका एक आविष्कार हमारे लिए विशेष लाभकारी हो जाता है, जिसको हम आज अचार के रूप में देखते हैं। यही अचार इस समय पर आई सब्जियों की कमी की भी पूर्ति करता है। साथ ही तेल का उपयोग होने के कारण यह वात को भी शमन करता है और साथ में भोजन को भी यह रुचिकर बनाते हुए हमारे पाचन को भी बढ़ाता है। तो क्या कुछ नहीं दिया हमारे ऋषियों व बुजुर्गों ने ताकि हम स्वस्थ रह सकें? क्या क्या तपस्या नहीं की होंगी उन्होंने समाज को स्वस्थ रखने के लिए? आज बड़ा ही गर्व महसूस होता है उनके इन विचारों पर। यदि आपको भी हमारी तरह उन विचारों पर गर्व की अनुभूति हो रही है तो कृपया इन लुप्त होती हुई परंपराओं को बचाने का प्रयास कीजिए और इन विचारों को अधिक से अधिक समाज में बिखेरने का प्रयास कीजिए ताकि पूरा समाज स्वस्थ हो सके। इसी के साथ हम आज के विचारों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।